हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण ईथर की रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 से 6 जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो कि पढ़ना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर में मेन होता है फिनाल और अल्कोहल। यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से आते हैं। ईथर से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जिनके आने के चांसेस रहते हैं तो उनको करा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएं। तो पहला रासायनिक अपक्रिया स्टूडेंट निर्जलीकरण, मतलब ईथर के अणु से जल के अणु का टूटकर निकल जाना निर्जलीकरण कहलाता है। क्या? ईथर के अणु से जल के अणु को टूटकर निकल जाना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। सिंपल है, एक एक रिएक्शन कराएंगे, ज़्यादा टफ है नहीं, तो अंत तक देखते रहना। चलिए करा देते हैं निर्जलीकरण। तो आपको क्या लेना है? ईथर ले लेना। क्या? ईथर। तो ईथर क्या है? जैसे यहाँ पर ले लेते हैं C2H5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे O जुड़ा है, फिर आपका C2H5 है। इसका निर्जलीकरण होगा, लेकिन निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? कोरेंडम, जिसको बोलते हैं एल्यूमिना, Al2O3, Al2O3। अब निर्जलीकरण में H2O तो बाहर होगा, तो यहाँ से यदि मैं H2O बाहर निकाल दूँ, यहाँ से H2O बाहर निकाल दूँ, H2O मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो कितना बचा यहाँ पे? यदि मैं कहूँ बात कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2 गुना कर दो, तो ये आपका बन चुका इथीन। क्या बन चुका है? एथीन। तो निर्जलीकरण में एथीन बनता है, इसका नाम दे दीजिए एथीन। ये क्या है प्यारे भाइयों? एथीन। उसे इथीन कहा जाता है, इथीन। तो ये आपका हो गया 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना पर ईथर की वाष्प को प्रवाहित करने पर ईथर का निर्जलीकरण होता है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि एल्यूमिना पर हम कितना 350 डिग्री मतलब रक्त तप्त, कोरेंडम जिसी को बोलते हैं Al2O3 को, है ना। तो एल्यूमिना पर अपन क्या करते हैं? ईथर का वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो निर्जलीकरण होता है और एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर एथीन बन गया। तो पहला अपक्रिया था क्या? निर्जलीकरण, जो कि आपसे बन जाना चाहिए। छोटे छोटे ही रिएक्शन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिंपल तरीके से यहाँ से एक H निकला, एक H यहाँ से निकला और ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 के रूप में बाहर हो गया और बन गया आपका एथीन। दूसरा रासायनिक अपक्रिया स्टूडेंट ज्वलन। ज्वलन मतलब जलाना। अच्छा, ज्वलन क्या है? जलाना। अच्छा, जलने पर क्या बनाता है? तो ईथर जो है अत्यधिक ज्वलनशील है, मतलब ये जलता है और जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। सिंपल है, ज्वलनशील है, जल करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा। चलिए क्रिया करा दीजिए। तो ईथर आप कोई भी ले लें, जैसे डाई एथिल ईथर ले लीजिए। यहाँ पर C2H5 है, O है और C2H5 है। ये डाई एथिल ईथर है। इसको अपन ने क्या किया? गर्म किया, मतलब ज्वलन स्टूडेंट। तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में H2O के रूप में बाहर निकाल दिया। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 और 2 तो 4 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? तो 5 और 5 10, तो 5 दूना 10, ये बन चुका है। तो ज्वलन में क्या है? कितना सिंपल है यार। ईथर को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाता है। मतलब ईथर अत्यंत ज्वलनशील है, इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। तो छोटे छोटे रिएक्शन है, मैंने पहले भी कहा था, वीडियो को अंत तक देखना। छोटे छोटे रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप नोट डाउन करते चलो, है ना, आपको आसान होगा पढ़ाई करने में। तो अब देखिए अगला अपक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO के साथ क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ क्रिया। तो देखिए बोरान ट्राइफ्लोराइड या ट्राइफ्लोरोबोरिक अम्ल, मतलब यह बोरान ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर, बोरान ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3 की उपस्थिति में उच्च दाब पर ईथर की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया होकर एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्रिया कराएं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं C2H5O, C2H5, ये है आपका क्या? ईथर है। इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दी। इसके उपस्थिति में VF3 लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक क्रिया होता है और जो दाब होता है 500 ATM एटमॉस्फेयर, 500 वायुमंडलीय दाब होता है। तो देखिएगा क्या बनाएगा। यहाँ पर आपका क्या है? C2H5, तो C2H5 है, ठीक। इसके बाद ये जो CO है ना, तो यहाँ पर सीधा जोड़ दो CO, एक ऑलरेडी पहले से था, C2H, COOR है तो एस्टर कहलाता है। इसका मैं यदि नाम कहूँ तो एथिल प्रोपियोनेट। और यहाँ पर यदि मैं
कुछ निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, यहीं पे अपक्रिया हो जाता है कंप्लीट। इसका नाम हो जाएगा, ये नाम स्टूडेंट एथिल, एथिल, और फिर ये प्रोप मेथ एथ प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिएनोट, प्रोपिएनेट, ये एथिल प्रोपिएनेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ईथर की क्रिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराया। तो BF3 की उपस्थिति में उच्च दाब पर ईथर की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये हो गया अपक्रिया। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ईथर से एथिल प्रोपियोनेट या ईथर से एस्टर बनाओ, तो आप इसी अपक्रिया को दे सकते हो सिंपल तरीके से, पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। तो आज का चौथा अपक्रिया है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिटिल CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है। तो अपन क्रिया किससे कराएंगे, ईथर से कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे। इसमें भी प्यारे भाइयों एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। जैसे हम लेके चलते हैं यहाँ पे डाई एथिल ईथर ले लेते हैं, तो C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर है। इसकी क्रिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं। जब क्रिया कराएंगे प्यारे भाइयों तो क्या बनाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, ये एस्टर बनाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH3 रहने दो, CO है, CO रहने दो, एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा और C2H5 जोड़ दिए, है ना। और साथ में जो आपका यहाँ पर C2H5 है, Cl से क्रिया करके C2H5Cl बना लिया। अब ये आपका यदि नाम पूछा जाए तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 कार्बन तो एथिल, क्या हो जाएगा एथिल, और ये CH3C एसीटेट, क्या एथिल एसीटेट। इसका नाम तो हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल, एथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड, है ना, एथिल क्लोराइड, इसको लिख लेना। और अपन ने क्या क्रिया कराया, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब हमने ईथर से कराया, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, क्या है स्टूडेंट, एसिटिल क्लोराइड, नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हमने ईथर से करा दी प्यारे भाइयों, तो हमें क्या मिल गया, एथिल एसीटेट। यही एस्टर है, क्योंकि ये COOR, ये COOR जो पहचान होता है एस्टर का होता है। तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टर प्राप्त हुआ। अब अगला अपक्रिया है आपका PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे स्टूडेंट, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। तो ठंडे में PCl5 से कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन गर्म अवस्था में ये बंध टूट करके क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। ये क्रिया कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ पर अब क्रिया कराऊंगा, ठंडे में कोई क्रिया ही नहीं होता, केवल गर्म अवस्था में। जैसे आपके पास यहाँ पे C2H5 है और ये O है, C2H5 है। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, PCl5 से। देखिएगा PCl5 तो 3 कर दिए, इधर Cl और इधर। अब क्रिया कराने का एक मतलब आपको थोड़ा सा इसको गर्म कर रहे हैं तभी होगा। देखिएगा ना कैसे होगा, ये टूट करके इससे और ये टूट करके इससे, समझ रहे ना। तो ये आपका हो गया 2 अणु बनाएगा, 2C2H5Cl बना लेगा, प्लस ये जो आपका POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, मतलब 2 कार्बन है तो एथिल क्लोराइड। ये आपका था डाई एथिल ईथर, इसकी क्रिया POCl3 से करा दिया, तो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और ये बना लिया POCl3, और ये प्यारे भाइयों बन गया आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है क्या, 2 कार्बन है तो एथिल, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम बहुत लोगों को पता नहीं रहता, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, है ना, क्लोराइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लो। हालांकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको विधिवत समझ में आए, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, और सारे रिएक्शन कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, तो प्लीज अच्छे से पढ़ते चलो आप। इसके बाद एक छोटा सा अपक्रिया है जल अपघटन। इस जल अपघटन की अपक्रिया करा दो। जल अपघटन में क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है जल टूटता है,
क्या जल टूटता है, उसी की क्रिया होगी। तो क्या होता है, जब उच्च दाब पर तनु H2SO4 के साथ इसको गर्म किया जाता है तो ईथर एल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। जैसे ईथर ले लो आप, हम वही ईथर हर बार ले रहे हैं, C2H5O C2H5, जल अपघटन, जल का अणु टूटेगा, जल का अणु टूटेगा, किसकी उपस्थिति में क्रिया होगा, H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया होगा। देखिएगा क्या बनाएगा, तो यहाँ पर दो अणु C2H5 ले लो और OH यहाँ से ले लो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी एक था, दो ऑक्सीजन हो गया, दो का मल्टीप्लाई है और दो हाइड्रोजन जोड़ दी। तो ये क्या बन गया, सिंपल है यार। जब हमने क्या किया, उच्च दाब पर, लगभग दाब रहना चाहिए यहाँ पे, और H2SO4 के उपस्थिति में जल अपघटन कराया तो हमें एल्कोहल मिल गया। ये है 2 कार्बन का एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अब ये एल्कोहल बनाने की विधि में आपने पढ़ा था, ईथर से एल्कोहल कैसे करा दिया हमने, कैसे बना दिया, तो ईथर के जल अपघटन से एल्कोहल बन जाता है। यहाँ ईथर का जल अपघटन पढ़ रहे हो रासायनिक अभिक्रिया में, और जहाँ एल्कोहल पढ़े थे वहाँ एल्कोहल की रासायनिक एल्कोहल की बनाने की विधि में पढ़े थे स्टूडेंट, कि जब ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल मिलता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। ईथर से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से ईथर, ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और अभिक्रियाएं मिलती रहती हैं। तो जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है रिएक्शन का, उससे उतना ही ज्यादा बनता है। ये कोई अलग से मेथड नहीं है, ना तो कोई ट्रिक है प्यारे भाइयों कि एक बार में याद हो जाए, कभी याद नहीं होता। ये प्रैक्टिस है, जिस प्रकार मैथ लगाने का प्रैक्टिस होता है उसी प्रकार से रिएक्शन कराने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जितना रिएक्शन कराएगा प्यारे भाइयों वो उतना ही ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अच्छे से रिएक्शन कराना सीखें, मोस्ट इंपोर्टेंट के पीछे ना भागें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रिएक्शन कराएंगे, उतना ही आपसे अच्छे से रिएक्शन बन पाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, ऑलरेडी आपसे बनेगा। तो चलिए एक और रिएक्शन कराते हैं, वो है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो चलिए करा लीजिए HI के साथ क्रिया। तो क्या होता है कि जब सांद्र HI, मतलब ये स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये अम्ल है। जब भी हाइड्रोजन 17वें समूह के तत्व से क्रिया करता है, यौगिक बनाता है, तो अम्ल का ही निर्माण करता है। तो ये HI एक अम्ल है, इसके साथ हम गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं ईथर के साथ। तो क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि ईथर में 2 एल्किल समूह होते हैं, तो एक जो एल्किल समूह है H से क्रिया करके एल्कोहल बना देगा, और एक जो एल्किल समूह है I से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बना देगा, ठीक है। लेकिन छोटा समूह जो होता है आयोडाइड बनाता है और बड़ा समूह जो है एल्कोहल बनाता है। जैसे मैं ऐसा यौगिक लूंगा जो अलग अलग समूह हो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C2H5 और OCH3 लेके चलता हूँ। इसकी क्रिया जब HI से कराऊंगा प्यारे भाइयों, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर उत्प्रेरक खुद HI का ही काम है। तो जो बड़ा अणु है C2H5 OH को लेगा और जो छोटा अणु है वो I को लेगा। इस प्रकार से एक अणु जो एल्कोहल का बनता है और एक अणु जो बन जाता है मतलब एल्किल आयोडाइड का। अब ये हेलो एल्केन बनाने की विधि में भी काम कर सकता है, क्योंकि ये हेलो एल्केन बन रहा है ना CH3I, हेलो एल्केन के बनाने की विधि में भी काम आ सकता है। अब इसके जगह आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर C2H5 है, ये है आपका एथिल हो गया, ये मेथिल, तो एथिल मेथिल ईथर है, इसकी क्रिया HI से करा दी हमने तो ये मिला। इसके जगह आप ले सकते हो डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर, जो भी लेना है तो ले सकते हो। अब जब यदि सेम रहे, जब यदि सेम रहे तो रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पर आ गया C2H5O, यहाँ पे C2H5, तब आप कहोगे छोटा समूह तो कोई है ही नहीं है, तो किसके साथ जोड़ दें, तो एक के साथ OH और एक के साथ क्या जुड़ जाएगा I। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों सेम है तो दोनों में से एक में से एल्कोहल और एक को आयोडाइड के रूप में परिवर्तित कर दो। तो इस प्रकार से आज की जो अभिक्रियाएं हो गए वो कंप्लीट, और ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें आप तैयार कर लेना। बाकी जो अगला चैप्टर है काफ़ी मज़ेदार सेशन रहेगा, तो इस वीडियो को स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करो ताकि हमारा भी थोड़ा सा हेल्प हो सके और आपका भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।